नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज भी हम बने हुए हैं अपने एक ही विषय पर, घरेलू हिंसा। और पिछली बार हमने बातचीत की थी कि अपराधी कौन लोग होते हैं जो हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। और उसके पहले हमारी बातचीत हुई थी कि घरेलू हिंसा होती क्या है आखिर, और हिंसा है क्या, कब हिंसा होती है। और आज देखते हैं हम लोग कि जिनके ऊपर हिंसा होती है, क्या किस तरह के लोगों पे ऐसी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, किन तरह के लोगों पे हिंसा हो सकती है या होती, क्या ये एक खास प्रकार के लोग हैं। और आइए आज भी हम बात करते हैं इस श्रृंखला में सुरेखा, डॉक्टर सुरेखा तिवारी जी से। डॉक्टर सुरेखा तिवारी जी, नमस्कार। नमस्ते। और धन्यवाद कि आप हमारे साथ बनी हुई हैं, और हम इन बातों आपका पे। धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। जी, तो आप क्या आज हमें समझा सकती हैं डॉक्टर सुरेखा कि क्या कोई खास तरह के लोग होते हैं जिन पे हिंसा होती है? क्योंकि मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता, शायद हो भी सकता है, क्योंकि ये एक समय की भी बात होती है। लेकिन शायद हाँ, मेरे ऊपर हिंसा करना संभव कम होगा, मुझे लगता है। लेकिन शायद हो सकता है कि आप कहें कि नहीं अंजना जी, आप भी इसकी शिकार हो सकती हैं। तो आप प्लीज बताएं कि क्या सबके ऊपर हिंसा हो सकती है, या एक खास तरह के लोग होते हैं जिन पे हिंसा होती है? तो ये ना यहीं से चर्चा उठाते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आपके ऊपर हिंसा नहीं हो सकती। इसको यहीं से उठाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ये इसलिए लगता है क्योंकि आपका अपना बल, बल हमेशा शारीरिक नहीं होता। नहीं। बल ज्यादातर मानसिक होता है। और हम्म। वो मानसिक बल ही आपको शारीरिक बलवान भी बनाता है और आपको मेहनत भी करवाता है। हम्म। दूसरी चीज होती है अपनी आत्मरक्षा करने का जज्बा, हम्म। कि मेरे को नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम मेरे को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं वापस नुकसान पहुंचा सकती हूँ। हम्म। तो ये जो फीलिंग आप रेडिएट करती हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी तरफ हिंसक विचार भी रखता हो, वो सिर्फ विचार तक ही रह जाएगा, वो किसी भी और तौर से आगे नहीं बढ़ पाए। हम्म। अच्छा, तो ये तो आपकी बात हुई, लेकिन क्या एक ब्रॉडर टर्म में मैं पहले अब तक बहुत स्टडीज आ चुकी हैं हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, एंड उसमें ये देखा गया है दैट परसेंटेज वाइज जो डेमोग्राफिक्स है पूरी दुनिया भर के, उसमें ये देखा गया है 81% ऑफ पीपल जो कि सब्जेक्ट थे डोमेस्टिक वायलेंस के, वो विमेन थी। हम्म। अब इसके दो कारण है। पहली चीज, जो विमेन का रिपोर्टिंग होगा, जो विमेन जब अबला नारी बन के या किसी को बताने जाएंगी तो उनके केसेस रिपोर्टेड ज्यादा हैं। ये सारी ही किताबें, सारे ही आर्टिकल्स कहते हैं दैट मेन के अब्यूज के अंदर मेन अपनी बातें कहते नहीं हैं। तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि मेन के साथ कितनी हिंसा होती है। तो 81% विमेन में अगर हम चलिए मान के चले कि 10% हम कम भी कर देते हैं या 10% मेन के लिए ज्यादा कर देते हैं, तो भी अक्सर ये ना रेशियो बहुत सबसे बड़ा हिंसा का जो सीन है बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस है। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। इसका एक कारण जो कि अक्सर पाया गया बहुत केसेस में, वो है चाइल्ड मैरिजेस। बचपने में जिन शादियों को कर दिया जाता है, जिन शादियों को बांध दिया जाता है, तो बचपने में जब अगर हम अपने अपने बचपन में वापस जाएं, तो जो लड़के होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी अभी शारीरिक स्ट्रेंथ आ रही है। एंड जो लड़कियां होती हैं उनको घर, सम्मान सम्मान समाज, रिश्ते, इन सब की सेंसिटिवनेस सिखाई जाती है, जो कि छोटे लड़कों को ज्यादातर परिवारों में नहीं सिखाई जाती। और जब लड़के छोटे होते हैं, और अगर हम अपने समाज को उठा के देखें तो हमें पता लगेगा कि उन लड़कों को बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि अगर घर में कोई आया तो बहन पानी ला के देगी, तुम बैठो,
हुँ, तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तुम क्या हुँ, लड़कियों की तरह खाना पकाने जाओगे? तो हुँ, हम कहीं न कहीं ये डिवाइड बहुत बचपन में क्रिएट कर देते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आज शायद इस चीज़ से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन मैं खुद जब भी हम करने कभी जा रही ऐसा कोई टॉक करते हैं, हूँ। हम जब ये ऐसा टॉक करते हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि हम अगर सबको ही इंक्लूड करके हर तरह के वर्ग को इंक्लूड नहीं कर पाते, तो फिर हम कुछ कमी रख रहे हैं। हुँ, तो इसलिए मैं हर एक तरह से टॉपिक को अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले तो ये हो गई चाइल्ड मैरेजेस। चाइल्ड मैरेजेस में हिंसा होना और हिंसा की आदत बन जाना बहुत कॉमन है। तो वो लड़की जो कि 8 साल की या 10 साल की या 15 साल की ब्याही होती है, जो वो पहली बार उसको थप्पड़ पड़ता है तो उसको लगता है ये तो खेल-खेल में। अब वो कब वो खेल जो है वो एक नासूर बन जाता है, ना तो वो बाद में प्रोटेस्ट कर पाती है, ना वो कह पाती है कि क्यों मारते हो? और मारने वाला कहता है मैं तो हमेशा से ही मारता हूँ। हुँ, दूसरी चीज़ है, इन सब ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा गया कि देखिए हर एक की एक पर्सनैलिटी होती है। हुँ, कुछ एक महिलाएँ होती हैं वो बहुत हल्के से बोलती हैं, जिनको हम लोग गुण गुण समझते हैं ना, महिला का गुण। बहुत आराम से है, इनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, बड़ी नरम हैं, बहुत ही प्यारी बहू आई हैं, फूल की आदर्श पंखुड़ी बहू जैसी हैं। ये हाँ, सब जो हम ये जो हम एडजेक्टिव्स हम डाल देते हैं, ये एडजेक्टिव्स अपने आप में एक उनको विक्टिम बनाने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव चीज़ें हैं। उनको विक्टिम बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और उनको विक्टिम बनाए रखने में भी मदद करते हैं। हुँ, हुँ, आवाज़ नहीं आ पाना, गले से नरम होना, स्वभाव से नरम होना, आपके वचन से नरम होना। हुँ, तीसरा है सोशल जो हमारा संदर्भ है, उस सोसाइटी के अंदर कि परिवार तभी चलता है जब लेडी एडजस्ट करती है। हुँ, ये जो एडजस्ट वर्ड है ना, इसका दोनों तरफ की परिभाषा नहीं है। कहाँ पे एडजस्टमेंट खत्म होके तंत्रणा शुरू हो गई, वो कह पाना, समझ पाना, जब तक समझती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। हुँ, एंड चौथा जो कि आई थिंक कॉमन डिनोमिनेटर है आज की सोसाइटी में भी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना। हुँ, देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी एक ताकत है जो कि आपको मुसीबत के समय वहां से निकाल सकती है। हुँ, हुँ, पांचवा और बड़ा अजीब सा आप देखेंगी कि फाइनेंशियली अर्न तो करती हैं, हुँ, लेकिन अपना पैसा खुद संभालती नहीं है, जिसको मैं कहती हूँ लैक ऑफ फाइनेंशियल विज़डम। हुँ, तो ये एक तो हो गया कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं है कि आप कुछ कमाती नहीं, आप हर तरह से पति के ऊपर या परिवार वालों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो आप कहाँ ज़बान लगा पाएँगी या कहाँ आवाज़ उठा पाएँगी, ये नहीं किया जाएगा। हुँ, उसके ऊपर ये है कि आपके पास आप कमाती भी हो, लेकिन आपके पास वो कोई इंटेलिजेंस ही जानकारी नहीं है नहीं है। कि मेरे जी, को एयरलाइन टिकट कैसे बुक करना है। हाँ, मेरे को एयरलाइन टिकट कैसे बुक करना है, मैं अपने पैसे कहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ। एंड हुँ, आप ये समझिए पढ़े-लिखे समाज में ये सुनने में हो सकता है कि कुछ लोग एग्री ना करें, पढ़े-लिखे समाज में ये बहुत कॉमन है। हर घर में और है। ना सिर्फ ये बहुत कॉमन है, ये हाँ, और ऐसा है कि पतिदेव उनको कंट्रोल भी कर लेते हैं क्योंकि शुरू में वो अपनी असमर्थता कहती है कि भाई मेरे से ये नहीं होता, मैं ऑफिस जा सकती हूँ या मैं स्कूल जा सकती हूँ या मैं ये पापड़ और ये सब बना सकती हूँ, लेकिन फाइनेंसेस आप ना। और वो कहीं न कहीं दूसरे पर्सन को एक सेंस ऑफ पावर दे देती हैं अपने ऊपर। एंड वो जो एक अंधविश्वास बन जाता है, उससे उनका विक्टिम बनना बहुत आसान हो जाता है। हुँ, मैंने एक और केस अभी डील किया था, वो लेडी अरब गई थी, ओमान गई थी अपने पति के साथ। तो उनके पति ने कहा कि यहाँ पे सिटिज़नशिप लगाना पड़ती है, तो तुम अपना पासपोर्ट हमको दो, हम ऑफिस में सबमिट करें। उन्होंने वो पासपोर्ट दे दिया कि भई अब तो रखना होता है सब। 6 महीने के बाद उनको पता लगा कि पति की तो सिटिज़नशिप आ गई है, इनकी उन्होंने अप्लाई नहीं की थी।
तो जब वो कार्ड आए तो उन्होंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट दो, कि तुम अभी क्या करोगे, तुम जब जाओगी तो हम लोग इकट्ठे ही चलेंगे। और फिर उसके बाद शुरू हुआ तांडव। उस तांडव में उसको समझ में आया लड़की को कि ये तो ये नहीं कर सकती, ना मैं कंट्री छोड़ सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना मैं किसी को कह सकती हूँ। वो सहती नहीं। वो तो उनकी एक फ्रेंड थी, जैसे आपका एक फोरम है न्यू टू ऐप, रियली आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे ही उनकी एक फ्रेंड थी, वो उसी जगह रहा करती थी। उन्होंने उनको बिल्कुल लाचार होकर बताया कि जब ज्यादा बोलती हूँ तो 3 दिन बंद कर देते हैं, खाने को नहीं देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, मेरे को। और फिर उनकी हर बात माननी पड़ती है। एंड करते वो सब तब थे जब बच्चे स्कूल चले जाते थे। जब बच्चे स्कूल से आते थे तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन तब तक वो इतनी टूट चुकी होती थी कि वो कुछ कर नहीं पाती थी। फिर एक दिन उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, जब उस समय उन्होंने मैसेज भेजा अपनी फ्रेंड को कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी फ्रेंड ने उस वक्त उस ऐप के जरिए उनका केस उनके दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। बहुत जद्दोजहद हुई, लेकिन फाइनली फिर वो इंडिया आई। फिर जब वो इंडिया आई और फिर मेरे से उनकी मुलाकात हुई, तो आप ये समझिए ये इतनी खराब कहानियां हैं जिनको सुनकर आप सिर्फ रो सकते हैं। क्या क्या सह रहे हैं लोग, पता नहीं, शादी के नाम पर या साथ रहने के नाम। आप आप हर बोलिए। लड़की को इस समय यही कहना चाहेंगी कि वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, उसको अपना काम करना आना चाहिए, चाहे वो बैंक अकाउंट से संबंधित हो, चाहे वो कहीं ट्रेन हम्म, टिकट बुक करना हो, चाहे वो हम्म, कुछ भी हो। और अपना पासपोर्ट आपको हमेशा अपनी निगरानी में रखना चाहिए, या अपना आधार कार्ड अगर आप इंडिया में हैं तो। अ, अ, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपकी अपने फैमिली का। सारे पेपर्स, सिर्फ हाँ, पासपोर्ट नहीं, सिर्फ हाँ, पासपोर्ट नहीं। अपनी जमीन का पेपर जो प्रेम कुछ भी, कीजिए, जो कुछ साथ में भी है। रहिए, और नहीं कुछ तो आप एक जो फोटो कुछ खींच कर आपका है। आजकल। हाँ, हाँ, आजकल तो इतना आसान है कि आप अपना एक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट पेपर बना लीजिए, उसमें सब कुछ अपने मेल अकाउंट में रख लीजिए। और नहीं तो आप अपनी पूरी फैमिली का अपने साथ रखा कीजिए, क्योंकि नॉर्मली देखिए फैमिली का सबके साथ ही होता है। मैं तो अपने हस्बैंड का भी पासपोर्ट अपने पास रखती हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सबका, फैमिली का पूरा पासपोर्ट इकट्ठा करके एक जगह रखिए जो आपको भी पता हो, और उसके साथ अपनी सॉफ्ट कॉपी मतलब हमेशा। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी लेडी को, मैं सबको बोलूंगी अच्छे हैं, आपके ससुराल वाले, आपका अपनी फैमिली, सब कोई बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद अगर जीवन बिल्कुल खुद कंडक्ट करना नहीं आता, तो आप किसी ना किसी लेवल पर निर्भर रहेंगे। आप और वो असहाय हो निर्भर जाएंगे। हम्म, कई बार कमजोरी बन सकती है। जी, जी, तो अगर आपको पता है कि कौन से बैंक अकाउंट में आपके आपके पास आपकी चेकबुक, आपका एटीएम, आपकी अपनी पासबुक्स अपने पास रखिए। यदि आपके पति या आपके फादर या आपके ब्रदर भी आपसे मांगे, तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं खुद सीखना और जानना चाहती हूँ। और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जब लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी उन्हें शुरू दिन से सिखाना चाहिए पहले दिन से कि सिखाना फाइनेंशियल चाहिए। ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, पैसे को संभालना कैसे चाहिए, हम्म, एक अच्छी सी चीज खाना मैं बनाना बताती हूँ यहाँ और पे। घर संभालना। सुरेखा जी, यहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं, 3, 4, 5 साल के होते हैं, जब उनको अपनी समझ आती है, तो हर माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों के साथ बैंक में जाता है और वहां पे एक उसका अकाउंट खुलवाया जाता है। और उस अकाउंट के जो कार्ड्स हैं, या जो पहले तो पासबुक चलती थी, वो बच्चों को दिया जाता है कि वो शुरू से ही अपनी चीजों को हैंडल कर सकें। ये मैंने जर्मन फैमिलीज में देखा है। और इससे वो बचपन से ही सीख हाँ, लेते तो हैं। हमें ये इंडिया में भी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया इंडिया में देखिए काफी हद तक ये सब चीजें अब आ गई हैं। लेकिन होता क्या है ना, हम जिस क्या आपका हर टॉक शो जो है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है ना? तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कहते हैं, गाना भी आपको वो पसंद आता है जो आपके जीवन की कहानी से जुड़ा हुआ होता है। तो टॉक शो में भी हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग किस्म के लोग जुड़ेंगे।
तो जो हम ये वाला टॉक शो कर रहे हैं, ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने शायद अपने बचपन में नहीं सीखा हो, हुँ, या हुँ। उस वक़्त किसी ने इसको उस ज़रूरत समय को ये ना था भी महसूस नहीं। किया हो हुँ, कि इसको ज़रूरत है। हुँ, तो अब जहाँ आँख खुले वहाँ सवेरा। मैं हाँ, बोल रही हूँ आज जो मेरे को सुन रहा हो, दूर-दूर तक सुन रहा हो, उनको मैं कह रही हूँ आपके पति बहुत अच्छे हैं। आपको वो कभी नहीं मारेंगे, आपको वो कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बैंक खुद जाया कीजिए। फिर भी अपनी चीज़ों का हवाला अपने पास रखिए। आपको ये नहीं पता आज हम मार-पिटाई की बात क्यों करें? अगर अचानक से लोगों के हस्बैंड्स की हो डेथ गया। हो जाती है या हुँ, अचानक से आपके साथ कुछ आकस्मिक हो जाए, तो हाँ, आपके जो चीज़ें हैं उनको निकालना, करना बहुत मुश्किल होता है। पता ही नहीं तो हम चलेगा। यही क्यों सोचे हर समय कि बुरा होगा तब ये जानना है। ये सोचना चाहिए कि ये एक किस्म की शक्ति है। हुँ, आप अगर ये समझते हैं कि आपको दुनिया में रहना है, तो दुनिया में उसके तौर-तरीके जानना, सीखना कैसे कम हो सकता है? हुँ, हुँ, आपको अपने फ्लाइट टिकट्स बुक कराने आने चाहिए, आपको रूट्स पता होने चाहिए, हुँ, आपको थोड़ा-बहुत सामान्य ज्ञान अपने पास हमेशा रखिए और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपके साथ कुछ घटना घट जाए, आप तब करें। इस टॉक शो का मैं समझती हूँ सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वो जो 10, 20, 50 लेडीज़ आज से अपने दिमाग में एक एंटीना डालें कि नहीं ये बात सही है। मुझे पता होना चाहिए कि पैसे कैसे हैंडल किए जाते हैं। आकस्मिक परेशानियों में मेरे को किन-किन चीज़ों की ज़रूरत मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आओ। और क्योंकि हस्बैंड ने करवाई हुई होती है, हस्बैंड ने शुरू से हैंडल किया होता है, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि इंश्योरेंस कार्ड कहाँ रखा हुआ है। हुँ, हुँ, तो ये जो जानकारी है इसको हम इट्स एक्चुअली अच्छा ये है कि इस टॉक शो के माध्यम से हम उन सबको ये समझा सकते हैं कि आपको ये चीज़ें तो नहीं है अपने साथ। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ भी हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो। हुँ, आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चले, बहुत बैलेंस चले, ह हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं। हुँ, राइट? लेकिन उसका आप और बेहतर चला सकते हैं। हुँ, इनफैक्ट और मैं तो हस्बैंड्स से भी अपील करूँगी, जो सुन रहे हो हमारा शो, हुँ, कि हमेशा वो प्लान आएँ। करिए कि हुँ, आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रह के, आपके ऊपर आपका साथी बन पाएँ। हुँ, उनको उनके साथ शेयर कीजिए, उनको सिखाने की कोशिश कीजिए, जिनको नहीं आता है, उन्हें बताइए, लेकिन उनको नासमझ और उनको अनगत मत रखिए। हुँ, उन्हें बताइए क्योंकि कुछ नहीं पता है कल का, बच्चों के लिए भी हाँ, काम आता है, बड़ों के लिए जी, भी। जी। तो आप ये कहना चाहेंगी डॉक्टर सुरेखा कि जो लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार आसानी से किया जा सकता है? बहुत आराम से। आप खुद सोचिए कि अगर आपको डर हो इस चीज़ का कि 10 लोग आ सकते हैं, डर हो इस चीज़ का कि ये इतनी ताकत रखती हैं या रखते हैं कि ये इसी वक़्त पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। हुँ, तो आप उस इंसान से ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि बात में सुलझाना हो जाए। मार-पिटाई तक बात नहीं जाएगी। देखिए हुँ, जब कोई लेडी या किसी आदमी को एक थप्पड़ पड़ता है ना, तो उसके हुँ, आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हिस्सा खो टूट जाता जाता है है। हाँ, हाँ। और तो उसके आप बाद वो हिम्मत ही नहीं कर पाता दोबारा और कुछ इसी करने चीज़ का फ़ायदा वो इंसान जो आता वायलेंस कर रहा है, वो बार-बार फ़ायदा उठाता है। मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो रहा है और जर्मनी में हमारे यहाँ काफ़ी आसानी से आप अगर आपके साथ वायलेंस किसी भी तरह का हो रहा है और कहीं हाथापाई तक की बातें आ चुकी हैं, तो आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सकते हैं और वो वहाँ से आप मतलब आपके हस्बैंड होंगे या जो भी हैं या वाइफ है, जो भी हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है उसको वहाँ से हुँ, हटा दें। लेकिन अपने यहाँ हमने तो यही सीखा है ना, नहीं जाने दो हुँ, बाहर बात चली जाएगी, ये होगा, वो होगा। लोग जो है आके फिर सुलह करवा देते हैं। क्या ये सही है? अगर मान लीजिए मैं कहीं ऐसी जगह रह रही हूँ, जहाँ पुलिस बहुत मदद करती है मतलब गवर्नमेंट की मदद
या हस्तक्षेप कह लीजिए काफी होता है और वो मदद कर सकते हैं। तो क्या हम अपना ये दिखाने के चक्कर में कि नहीं हम इंडिया की बदनामी होगी, उस चक्कर में हम उसको सुलह करवा दिए, लेकिन बात बार बार वहीं पे आके अटक जा रही हो, इस पे मैं आप आपको क्या? एक केस बताती हूँ। हाँ, मैं आपको एक केस बताती हूँ। मैंने एक बार पहले भी अपने टॉक शो में कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पति पत्नी के संदर्भ में नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी इंटीमेट आसपास का रिश्ता जब दूसरे के ऊपर वायलेंट होता है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। मेरे पास यहाँ पे एक केस है जो कि 82 ईयर ओल्ड लेडी है। उनकी एक थोड़ी सी अपाहिज बेटी है। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एक लड़के के नाम लिख दी कि तुम मेरा भी और अपनी बहन का भी ख्याल रखना, और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ से जो किराया आएगा वो हम सबके खर्चे के लिए ठीक होगा। बिल्कुल गलत। सब कुछ शुरू-शुरू में सेम चीजें थी उनके साथ। उनको ये नहीं पता था किराया आता कैसे है, उनको ये नहीं पता था किराया जमा कैसे किया जाता है। वो लड़का आता था, वो उनसे चेक साइन करवाता था, वो चेक साइन कर देती थी और बिल्कुल अंधविश्वास में वो चलती रही। एक दिन उनकी एक फ्रेंड ने आना था तो उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे को ऐसा करो, ये सामान ला दो, मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है वो आ रही है। तो उसने उससे पूछा कि क्यों, घर में खाना कम पड़ गया क्या? क्या जरूरत पड़ी इतने की? तो बोली तुमको क्या मतलब है, मैं अपनी फ्रेंड को खिलाना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने वो पर्ची उनके सामने फाड़ दी और उनको दे दिया, रखो इसको, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। ये उनका पहला इशू था कि ये क्या हुआ, मतलब मैं अपने घर में बुला नहीं सकती हूँ। फिर वो भरते अब वो इस हद तक आ गया कि आंटी जब बोलने लगी कि मुझे टैक्सी में जाना है तो कहने लगे चुपचाप बस में चले जाओ, आपको नौकर छोड़ के आ जाएगा। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार रहा है, नहीं। लेकिन वो इतनी ज्यादा त्रासित है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप इतने साल की हैं, आज आप अगर कोर्ट में चली जाएं और ये लिख दें कि मेरे साथ ये हिंसा कर रहा है, मुझे अपनी विल बदलनी है, तो जानती है उन्होंने पहला सेंटेंस क्या कहा? मैं नहीं चाहती घर पुलिस आए। बिल्कुल यही चीज मैं कह रही मैं हूँ। नहीं चाहती घर पुलिस आए। हाँ। अब उनको आप जब एक ना आईएएस का क्वेश्चन है कि किसकी मदद करोगे अगर किसी को देखोगे कि किसी के साथ कुछ मोलेस्टेशन हो रही है, तो उसका सब सही जवाब क्या है कि जब वो मदद मांगेगा तो जोर लगा दूंगा, लेकिन अगर मदद मांगी ही नहीं तो मैं कैसे जानूं कि उसको चाहिए कि नहीं। तो जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमको सुन रहा है, उन सबको मैं यही कहूंगी कि आपको मदद के लिए पहली गुहार तो लगानी ही पड़ेगी। हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम बनाते हैं। अगर आपको आज ये पता है कि मार खाना आपके आत्मसम्मान को बहुत ठेस दे रहा है, तो ऐसा परिवार बचा के आप कुछ नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, कोई भी हस्तक्षेप परिवार तोड़ेगा नहीं। उस इंसान को समझने समझाने का मौका भी मिलेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं आपका परिवार, और ये हमेशा ही क्यों सोचे कि वो तोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पहली बार कोई शिकायत लगाता है हमारे पास आता है तो हम बहुत आराम से एक बड़े नरम तरीके से उनको भी बताते हैं कि देखिए आप बिना हाथापाई किए भी बात कर सकते हैं, आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप समझाइए। और उस समझ से कई बार और बहुत बार अंजना जी एक्चुअली ऐसा होता है कि ये रोड ब्रेक, ये जो स्पीड ब्रेकर है ना, इसके बाद शादी की गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। हाँ। हाँ। क्योंकि वो लेडी अपने आप में समझती हैं कि ये जो थे ये इसलिए कर रहे थे, और पति समझते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना बातचीत से काम हो सकता है। पूरे। प्लीज जाइए, हेल्प जरूर लीजिए। हम्म, हर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का यही एक फंडा होता है, पर्सपेक्टिव को, दूसरे की पर्सपेक्टिव से देखना किसी भी चीज को। तो जिस दिन चाहे वो पति पत्नी हो, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी भी हाँ, समस्या का अंत हो जाएगा। और कहीं भी किसी भी उसमें, चाहे वो इंटरकल्चरल प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक साथ जब हम रह रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का यही हल है कि
इंसान को दूसरे की पर्सपेक्टिव लेनी चाहिए। एक चीज जो मेरे दिमाग में अभी भी खटक रही है, आपकी बात, एक बात एडजस्ट करने वाली, मैं इससे कहीं तक सहमत नहीं हूं, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं अपने लिए कि हर लड़की को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक सीमा तक। क्योंकि जब कोई भी लड़की एक नए हम्म, परिवार में जाती है, तो उसका पुराना परिवार बिल्कुल अलग ढंग से होता है। तो हर लड़की को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है, हर काम पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप अपनी एडजस्ट करने की सीमा को तय कीजिए कि आप किस सीमा तक, हम्म, कहाँ तक आप एडजस्ट करना चाहती हैं, और वो सिर्फ आप तय कर हम्म। सकती हैं। अगर आपके एडजस्ट करने का लेवल कहीं बिल्कुल अलग है, तो शायद आपको आपके साथ कुछ भी हिंसात्मक हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं, तो एडजस्ट वही नहीं कर रहे हमारा हैं, पॉइंट तो यही है गड़बड़ है। कि हिंसा तक पहुंचने के लिए, हिंसा तक किसी भी चीज को पहुंचने के लिए आपकी ये जो लक्ष्मण रेखा है ना एडजस्टमेंट की, हाँ, ये आपको खींचनी पड़ेगी। हाँ, ये ये आपको क्लियर हो खींचनी जाए। पड़ेगी। नहीं तो कोई सुन रहा है और सोचेगा कि मुझे एडजस्ट ही नहीं करना है, हम्म। तो वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पूरी दुनिया ही एडजस्टमेंट पे टिकी हुई है। नहीं, एडजस्टमेंट हम, अच्छा चलिए, 1 मिनट और लूंगी। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? लेट्स से मेरे फॉर लिए एग्जांपल दो मेरे लिए ऐसे लोग हैं जो एडजस्ट। कि बिल्कुल अलग अलग धर्म, हम्म। अलग अलग धर्मों से हैं, उन्होंने शादी कर ली। हाँ, ठीक है, हाँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक को चर्च जाना है, दूसरे को गुरुद्वारे जाना है। हम्म, अब उन्होंने शादी कर ली, हम्म। तो जियो और जीने दो। जी, ये भी तो एक तरह आप का जाइए, एडजस्टमेंट मुझे ही है आप, ना। मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आप हाँ, मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे रोकिए मत। बिल्कुल। और ये भी तो एक ठीक तरह है, का एक चीज हो एडजस्टमेंट गई, ही है ना। दूसरी, हाँ, करेक्ट। भाई आप मुझे रोकिए मत, मेरा, मैं मेच्योर हूँ, मैं ज्यादा इवॉल्व हूँ, तो मैं कहूंगी मैं आपके साथ चलूंगी आपके धर्म में। लेकिन जहां मुझे जाने का मन है, आप रोकिए नहीं, क्योंकि रोकने का अधिकार आपका नहीं नहीं है। है। आप शादी से पहले भी जानते थे कि हम एक धर्म को नहीं बिलोंग करते। जी, जी। तो ये हो गई सिमिलरली होगी मेरी खाने लक्ष्मण की, आप रेखा। जैसी चीज कि तो ये एक हो गई लड़की की हमारी शादी, लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा। अब आपने पहले धर्म, दूसरी चीज खाना। एक लड़की को मैं जानती हूँ, उसकी एक गुजराती परिवार में शादी हुई। गुजराती लोग हर चीज मीठी पसंद करते हैं, तो वो लड़की बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी। अब उनके जो घर वाले थे, उन्होंने सोचा ये ऐसे तो एडजस्ट नहीं कर रही, तो जब वो अपना खाना बना के ऑफिस जाती थी, तो वो दाल में चुपचाप उसके गुड़ की डली डाल देती थी। वो जब रात को 9 बजे आती थी कि भूख लग रही है बहुत तेज, तो वो खाना खाने बैठती थी, तो दाल मीठी, तो कहे कि भाई ये मीठी कैसे, हमें तो पता नहीं। मतलब जो घर वाले थे, उन्होंने ये सोच के कि मीठा खाने लगेगी, आदत पड़ जाएगी, ये बिल्कुल नहीं खाती थी। खाने जैसी चीज पे लेकर, और जब इंसान फैमिश है, फिर अब धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू किया, उसने कहा कि सब्जी बना के अलमारी में लॉक करके चले जाए। तो फिर इस चीज पे झगड़ा कि तुम तो खाना बंद कर दी, तुम तो अलग अलग करने लगी हो। तो दूसरा अहम पहलू एडजस्टमेंट का खाने से जुड़ा हुआ होता है। बहुत पुरानी कहावत है कि खाना हमेशा अपने मन का चाहिए और पहनना हमेशा अपने जग का चाहिए, जहां रहो वैसा कपड़ा पहनो। तो ये दूसरे एडजस्टमेंट का पहलू है। तीसरा एडजस्टमेंट का पहलू होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये एक बड़ी फेमस लाइन है हम सबके यहाँ। आपके यहाँ कैसा भी होता है, बहुत अच्छी चीज है, उस रंग में ढलने में कोई चीज नहीं है, लेकिन तुम जो पहले करती थी तुम नहीं कर सकती है, तुम जो पहले करते थे तुम नहीं कर सकते। अक्सर मैंने ये चीज एक अजीब से कॉन्टेक्स्ट में शादी से पहले अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, महीने भर में एक बार या 15 दिन में एक बार। तो उनको आदत होती है कि थोड़ा बहुत एक आधा बियर पियेंगे, मैच देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। बहुत सारी लेडीज इसको इतना बुरा मानती, क्योंकि उनके घर में उन्होंने अपने भाई बहन को, कभी भाई और बाप को पीते नहीं देखा होता। वो इतना बड़ा कलेश का कारण कि पति घर नशे की हालत में नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अपने 4 फ्रेंड्स के साथ बैठ के मिलूंगा, गप्पे मारूंगा, वापस आ जाऊंगा। ये भी एडजस्टमेंट के ही इतना लंबा चैप्टर है ना एडजस्टमेंट का, कि मैं आपको मतलब बोलूंगी तो शाम हो जाएगी। कहने इसीलिए का इसी मतलब वजह से। सिर्फ हाँ, एक, हाँ। कि एक, जब आप किसी से ब्याह करें, हाँ, जब आप किसी दूसरे फैमिली में जाएं, तो
उनको समझिए और धीरे धीरे अपने बारे में समझाइए। बिल्कुल। और इस समझ और समझाने के बीच के तालमेल को एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके। यही मैं क्लियर करना चाह रही थी डॉक्टर सुरेखा कि कहीं कोई गलत ना समझ जाए ठीक है। हमारे एडजस्ट लैंग्वेज को। अभी काफी लंबी बात हो सकती है इस पर भी, और अभी नहीं ठीक है, वो अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई कर दिया। आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा। देखिए, और अगर अगर हाँ किसी को कोई जानकारी जी, चाहिए तो प्लीज आप हमारे होम पेज पर जाएं new2app.com पे, और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। वहाँ फोरम भी है, आप अपनी बातों को कह भी सकते हैं। और डॉक्टर सुरेखा से अगर आपको मिलना है तो वहाँ पे भी सुविधाएं मौजूद हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगली बार हम मिलते हैं और ये हमारे इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होगी कि उसके परिणाम क्या होते हैं घरेलू हिंसा के, और उस पे फिर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुरेखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।